जरा सोचिए, एक आम, बिल्कुल साधारण सा आम, और उसकी कीमत रख दी जाए पूरे 1 करोड़। दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ये आम 1 करोड़ में बिकवा दो तो मान लूंगा कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। पर सवाल ये नहीं है कि आम बिकेगा या नहीं। सवाल ये है, क्या किसी चीज का मूल्य उसकी कीमत से बड़ा हो सकता है? इस अनोखी और गहरी कहानी को जानने के लिए आप देख रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं जाता, समझाया जाता है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। सुबह से ही अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, अकबर की आंखों में चमक और गहरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो सुनने में सरल है पर पूरी करना लगभग असंभव। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां पना, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सीख होती है, आज्ञा दीजिए। अकबर ने दरबार की ओर देखा, फिर बोले, एक साधारण आम, हाँ वही आम जो हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। तुम्हें उसे 1 करोड़ की कीमत में बेचकर दिखाना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे, कुछ ने सिर हिलाया, मानो ये चुनौती बीरबल के लिए भी नामुमकिन हो। एक आम जिसकी कीमत कुछ सिक्कों से अधिक नहीं, उसे 1 करोड़ में कौन खरीदेगा? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। उसने आम का नाम सुनते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे विचारों की गहराई में उतर गया हो। फिर उसने शांत स्वर में कहा, जहां पना, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, बस मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, समय तुम्हारा है, पर याद रहे, शर्त पूरी ना हुई तो परिणाम भी तय होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर दरबार से विदा ली। बाहर निकलते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह जानता था कि चुनौती आम बेचने की नहीं, बल्कि सोच बेचने की है। अगले दिन से ही शहर में अजीब हलचल शुरू हो गई। लोग देख रहे थे कि बीरबल बाजारों में घूम रहा है, किसानों से बातें कर रहा है, बागों में बैठकर आम के पेड़ों को निहार रहा है। कहीं वो किसी से आम के स्वाद की चर्चा करता, तो कहीं उसके रंग और खुशबू की। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पूरे नगर में ये खबर फैला दी कि वो एक विशेष आम की तलाश में है। ये आम साधारण नहीं, बल्कि ऐसा आम है जो इतिहास बदल सकता है। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि ये कैसा आम है। व्यापारी, विद्वान, कलाकार सब बीरबल से मिलने आने लगे। बीरबल हर किसी से एक ही बात कहता, ये आम खाने की चीज नहीं, ये सोच की परीक्षा है। इसी बीच अकबर रोज दरबार में पूछते, बीरबल, आम मिला? बीरबल मुस्कुराकर कहता, जहां पना, आम मिल गया है, अब खरीदार की तैयारी है। एक दिन बीरबल दरबार में एक साधारण टोकरी लेकर आया। टोकरी ढकी हुई थी। दरबारियों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। अकबर ने पूछा, क्या यही वो आम है? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पना, पर इसे देखने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसने दरबार की ओर देखा और बोला, ये आम उस किसान के बाग से आया है जिसने इसे वर्षों तक सहेजा। इस आम ने धूप, बारिश, आंधी सब सहा है, पर इसकी असली कीमत इसके स्वाद में नहीं, इसके अर्थ में है। फिर उसने टोकरी से आम निकाला। वो देखने में बिल्कुल साधारण था, न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा चमकदार। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, ये आम 1 करोड़ का है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, और इसे खरीदेगा कौन? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खरीदार सामने ही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल आगे बोला, ये आम उस व्यक्ति के लिए है जो ये समझ सके कि मूल्य चीज का नहीं, विचार का होता है। ये आम इस बात का प्रतीक है कि एक साधारण वस्तु भी असाधारण बन सकती है अगर उसे सही अर्थ दे दिया जाए। अकबर कुछ क्षण सोच में डूब गया। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं ही इसे खरीदूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आप इसे खरीदेंगे नहीं, आप इसे स्वीकार करेंगे। 1 करोड़ उस सोच की कीमत है जो इस आम के साथ जुड़ी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम शब्दों का जादू जानते हो, पर क्या ये शर्त पूरी हुई? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने स्वयं कहा था, एक आम को 1 करोड़ में बेचकर दिखाओ। अगर आप इस आम को 1 करोड़ की कीमत का मान लेते हैं तो बिक्री हो जाती है। अकबर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार भी हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि असली दौलत सिक्कों में नहीं, समझ में होती है।
फिर अकबर ने घोषणा की, ये आम मैं 1 करोड़ की सीख के बदले स्वीकार करता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर संतोष था। उस दिन दरबार से ये संदेश फैला कि बुद्धि के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। एक साधारण आम ने सबको ये सिखा दिया कि कीमत वही नहीं होती जो आंखों से दिखे, बल्कि वो होती है जो दिमाग और दिल समझ सके। और इसी तरह बीरबल ने बिना किसी चालबाजी के, सिर्फ समझदारी से अकबर की अनोखी चुनौती को इतिहास में अमर कर दिया। दरबार में उस दिन की घटना के बाद कई दिनों तक नगर में एक ही चर्चा गूंजती रही। लोग जहां भी इकट्ठा होते वहीं आम और उसकी कीमत की बात छिड़ जाती। कोई कहता ये तो बीरबल की चाल थी, तो कोई जवाब देता नहीं, ये बादशाह की समझ की जीत थी। पर सच्चाई ये थी कि उस एक आम ने लोगों के सोचने का ढंग बदल दिया था। अकबर स्वयं भी भीतर से शांत नहीं थे। उन्होंने चुनौती दी थी, बीरबल ने उसे पूरा किया था, पर बादशाह के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या हर चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता से तय होता है, या मूल्य उस विश्वास से बनता है जो लोग उसमें रखते हैं? यही विचार अकबर को रातों में जागने पर मजबूर कर देता। एक रात अकबर अकेले बैठे थे। दीपक की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। उसी आम की छवि बार बार उनके मन में उभर रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर एक आम इतना कुछ सिखा सकता है तो क्या बीरबल की बुद्धि की परीक्षा अभी पूरी हुई है? उसी क्षण अकबर ने निश्चय कर लिया कि बीरबल को एक और, इससे भी गहरी चुनौती दी जाएगी, पर इस बार खुलकर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से। अगली सुबह अकबर ने दरबार बुलाया। सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल भी अपनी सामान्य मुस्कान के साथ खड़ा था। अकबर ने कोई औपचारिक चुनौती नहीं दी, बल्कि कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम नगर में जाओ और लोगों की बातें सुनो। कोई आदेश नहीं, कोई शर्त नहीं, बस देखो और समझो। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना प्रश्न किए नगर की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि बादशाह के शब्दों में छिपा अर्थ साधारण नहीं होता। नगर में पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले बाजार का रुख किया। वहां व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठे थे। एक फल वाला ग्राहकों से बहस कर रहा था। कोई आम को महंगा बता रहा था, कोई सस्ता। बीरबल चुपचाप सुनता रहा। उसने देखा कि एक ही आम को कोई 2 सिक्कों का मान रहा था तो कोई 5 का। तब उसने मन ही मन सोचा, मूल्य हमेशा देखने वाले की आंख में होता है। वहीं पास में एक बूढ़ा किसान बैठा था। उसके पास कुछ ही आम थे। बीरबल ने उससे बात की। किसान ने कहा, मेरे आम महंगे नहीं हैं, पर इन्हें उगाने में मेरी पूरी उम्र लग गई है। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा, यही वो भाव है जिसे लोग कीमत में नहीं गिनते। अगले कुछ दिनों तक बीरबल नगर में घूमता रहा। कभी वो किसी गरीब के घर गया, जहां एक सूखा रोटी का टुकड़ा भी प्रेम से बांटा जाता था। कभी किसी अमीर के महल में, जहां सोना होते हुए भी संतोष नहीं था। हर जगह उसे वही बात दिखाई दी, मूल्य बाहर नहीं, भीतर होता है। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को फिर दरबार में बुलाया। इस बार कोई हंसी नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। अकबर ने सीधे पूछा, क्या सीखा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सीखा कि लोग चीजों को नहीं, अपने विश्वास को खरीदते हैं। आम तो बस एक बहाना था। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो क्या विश्वास भी खरीदा जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, विश्वास खरीदा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। इस उत्तर ने दरबार को फिर से मौन में डुबो दिया। अकबर ने हाथ हिलाकर दरबार स्थगित कर दिया, पर बीरबल को वहीं रुकने का संकेत किया। जब दोनों अकेले रह गए, अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य में विश्वास का मूल्य समझाओ, बिना भाषण के, बिना घोषणा के। बीरबल समझ गया कि अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अगले दिनों में उसने कुछ अजीब काम शुरू किए। उसने कुछ गरीब किसानों का कर्ज माफ करवाया, बिना ये बताए कि ये आदेश कहां से आया। उसने कुछ व्यापारियों की गलत नीतियों को चुपचाप सुधरवाया। उसने दरबार के कुछ घमंडी अधिकारियों को बिना अपमानित किए उनकी गलती का एहसास कराया। धीरे धीरे लोगों में एक भावना फैलने लगी कि राज्य उन्हें सुनता है। वे नहीं जानते थे कि इसके पीछे कौन है, पर भरोसा जन्म लेने लगा। कुछ महीनों बाद अकबर ने फिर दरबार बुलाया। इस बार उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने एक आम को 1 करोड़ का माना था, पर अब मैं कहता हूं, उस आम से भी कीमती है वो विश्वास जो तुमने लोगों के दिलों में जगाया है। बीरबल ने सिर झुकाया। उसने कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था
कि मौन ही इस सीख को पूरा करता है। उस दिन अकबर ने यह समझ लिया कि राज्य तलवार से नहीं, समझ से चलता है, और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का मूल्य किसी भी संख्या से नहीं आंका जा सकता। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस एक आम की गूंज आने वाले वर्षों तक लोगों के मन में रहती रही। जब भी कोई साधारण चीज को छोटा समझता, उसे याद आता एक आम और 1 करोड़ की सीख। उस दिन के बाद राज्य के वातावरण में एक अदृश्य परिवर्तन होने लगा। कोई ढोल नहीं बजा, कोई फरमान नहीं पढ़ा गया, फिर भी लोगों को लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। गलियों में बातें वही थीं, बाजार वैसे ही लगते थे, पर मनों के भीतर एक हलचल थी। लोग अब चीज़ों को सिर्फ उनकी कीमत से नहीं, उनके अर्थ से तौलने लगे थे। और इस बदलाव की जड़ में कहीं ना कहीं बीरबल की वही सोच थी जो एक आम से शुरू हुई थी। अकबर ये सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि बीरबल की बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि परिस्थितियां गढ़ने में है। अब बादशाह ये जानना चाहते थे कि क्या ये समझ केवल कुछ समय की लहर है या सचमुच लोगों के जीवन में गहराई तक उतर चुकी है। एक दिन अकबर ने बिना किसी घोषणा के साधारण वेश में नगर भ्रमण करने का निश्चय किया। उनके साथ केवल बीरबल था। कोई पहचान नहीं, कोई शान नहीं, बस 2 यात्री। अकबर ने स्वयं ये प्रस्ताव रखा और बीरबल समझ गया कि ये यात्रा भी किसी मौन परीक्षा से कम नहीं। वे सुबह सुबह निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठा था, सामने कुछ आम रखे हुए। अकबर ठिठक गए। वही आम, फिर वही प्रतीक। अकबर ने आम उठाया और पूछा, ये कितने का है? बूढ़े ने उत्तर दिया, जिसे जितना मूल्य समझ आए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटे से घर के पास रुके, जहां एक स्त्री अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी। कहानी किसी राजा की नहीं थी, किसी युद्ध की नहीं थी। कहानी थी एक बीज की, जो जमीन में दबकर भी भविष्य का सपना देखता है। अकबर देर तक सुनते रहे। उन्हें लगा कि ये साधारण कहानी भी वही बात कह रही है जो बीरबल उन्हें समझाना चाहता था। मूल्य दिखता नहीं, उगता है। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल ने कई दृश्य देखे। कहीं लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो कहीं बिना जान पहचान के मदद कर रहे थे। अकबर हर दृश्य को अपने मन में दर्ज कर रहे थे। वे अब बादशाह की तरह नहीं, एक विद्यार्थी की तरह देख रहे थे। शाम ढलते ढलते वे वापस लौटे। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। महल पहुंचते ही उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने लोगों के भीतर कुछ जगा दिया है, पर यह जानना बाकी है कि यह स्थायी है या नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, स्थायित्व आदेश से नहीं आता, अनुभव से आता है। अकबर ने उसी क्षण एक नया निश्चय किया। उन्होंने राज्य के कुछ सबसे बड़े व्यापारियों, विद्वानों और अधिकारियों को बुलाने का आदेश दिया। पर इस बार विषय धन, कर या युद्ध नहीं था। विषय था मूल्य। दरबार भरा हुआ था। अकबर ने प्रश्न किया, बताओ, किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है? किसी ने कहा मांग से, किसी ने कहा दुर्लभता से, किसी ने कहा लाभ से। अकबर ने सब सुना, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये सब सही हैं पर अधूरे हैं। मूल्य तब बनता है जब मन उसे स्वीकार करता है। दरबार में फिर वही मौन छा गया जो हर बड़ी सीख से पहले आता है। अकबर ने आगे कहा, अगर ऐसा है तो आज से राज्य में कुछ परिवर्तन होंगे। पर उन्होंने परिवर्तन बताए नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, समय इन्हें प्रकट करेगा। आने वाले महीनों में अजीब बातें होने लगीं। कुछ अधिकारी जो केवल नियमों के सहारे शासन करते थे, अब लोगों की सुनने लगे। व्यापारी मुनाफे के साथ साथ भरोसे की बात करने लगे। किसान अपने काम को बोझ नहीं, सम्मान समझने लगे। ये सब किसी आदेश से नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर से हुआ। पर हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये नया सोचने का ढंग खटक रहा था। उन्हें लगता था कि अगर मूल्य भावना से तय होने लगा तो उनकी चालाकी बेकार हो जाएगी। एक दिन कुछ प्रभावशाली लोग अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये नई सोच राज्य को कमजोर कर देगी। लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लेने लगेंगे। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, और क्या अब तक लोग बिना भावना के निर्णय लेते थे? वे निरुत्तर हो गए। अकबर ने उन्हें विदा किया, पर बीरबल को बुलाया।
उन्होंने कहा, ये अंतिम चरण है, अब परीक्षा तुम्हारी नहीं पूरे राज्य की है। बीरबल ने कहा, जहांपना, परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, यही तो विकास का रास्ता है। कुछ समय बाद राज्य में एक छोटा सा संकट आया। सूखा नहीं था, युद्ध नहीं था, पर लोगों के बीच अविश्वास फैलने लगा था। अफवाहें उड़ रही थी कि नई नीतियां असफल है। ये वही क्षण था जहां पुराने तरीके वापस लाने की मांग उठ सकती थी। अकबर ने दरबार नहीं बुलाया, उन्होंने बीरबल को नगर भेजा, इस बार बिना किसी निर्देश के। बीरबल लोगों के बीच गया। उसने भाषण नहीं दिए, तर्क नहीं किए, वो बस सुनता रहा। किसी से उसने पूछा, तुम्हें क्या डर है? किसी ने कहा, भविष्य का, किसी ने कहा, अनिश्चितता का। बीरबल ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने एक कहानी सुनाई। कहानी फिर किसी आम की थी जो पेड़ से गिरने से डरता था, पर गिरकर ही बीज बनता है। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा। उन्हें समझ आया कि परिवर्तन असहज होता है, पर आवश्यक होता है। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल फिर मिले। अकबर ने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। बीरबल ने पूछा, क्यों जहांपनाह? अकबर ने उत्तर दिया, क्योंकि अब अगर मैं भी न रहूं तो ये सोच जीवित रहेगी। ये शब्द बीरबल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थे। उस रात अकबर ने उसी आम को देखा जिसे उन्होंने प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। आम अब सूख चुका था, पर उसके बीज सुरक्षित थे। अकबर ने मन ही मन कहा, मूल्य नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलता है। और इस तरह एक साधारण चुनौती, 1 करोड़ में आम बेचने की, एक ऐसे विचार में बदल गई जिसने राज्य की आत्मा को छू लिया। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक लोग सोचते रहेंगे तब तक उस आम की गूंज बनी रहेगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, पर राज्य के भीतर जो परिवर्तन जन्म ले चुका था वो अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पहले जो बातें सिर्फ अनुभूति थीं, अब व्यवहार बन रही थीं। लोग अपने छोटे छोटे निर्णयों में भी ये सोचने लगे थे कि लाभ के साथ साथ अर्थ क्या है। और यही बात कुछ लोगों को बेचैन कर रही थी। वे लोग जिनकी शक्ति डर, भ्रम और लालच पर टिकी थी, अब स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे थे। अकबर ये सब भली भांति समझ रहे थे। एक अनुभवी शासक होने के नाते वे जानते थे कि किसी भी विचार की असली परीक्षा तब होती है जब वो चुनौती के सामने खड़ा होता है। अब तक जो हुआ था वो स्वाभाविक प्रवाह था, पर आगे जो होने वाला था वो टकराव से भरा होने वाला था। एक दिन अकबर ने बीरबल को देर रात बुलवाया। महल में सन्नाटा था। दियों की रोशनी में अकबर का चेहरा गंभीर लग रहा था। बीरबल ने आते ही महसूस कर लिया कि यह साधारण भेंट नहीं है। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नई सोच को रोकना चाहते हैं। वे खुले विरोध में नहीं आएंगे, पर भीतर भीतर जहर फैलाएंगे। बीरबल शांत रहा। उसने सिर झुकाकर बात सुनी। अकबर आगे बोले, मैं उन्हें दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि दंड डर पैदा करता है, समझ नहीं। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि ये बीज सूख जाए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, बीज तभी मजबूत होता है जब उसे हवा और आंधी दोनों मिलती हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष की झलक थी। तो तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल ने कहा, उन्हें अवसर दीजिए, उन्हें स्वयं बोलने दीजिए। जब विचार सामने आएंगे तभी सत्य और असत्य अलग होंगे। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन करवाया। ये दरबार जैसा नहीं था, ना वहां औपचारिक शिष्टाचार था, ना आदेशों की भाषा। ये सभा संवाद के लिए थी। विद्वान, व्यापारी, कारीगर, किसान, सबको बुलाया गया। सभा में अकबर ने कहा, आज कोई निर्णय नहीं होगा, आज केवल विचार सुने जाएंगे। पहले तो लोग झिझके, फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगीं। कुछ ने कहा कि नई सोच ने लोगों को साहसी बनाया है, कुछ ने कहा कि इससे अनुशासन ढीला पड़ रहा है, कुछ ने डर जताया कि भावनाओं से राज्य नहीं चलता। अकबर सब सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक बार भी टोका नहीं। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आपने कहा कि राज्य अनुशासन से चलता है, तो आप किस अनुशासन की बात कर रहे हैं? डर के अनुशासन की या समझ के अनुशासन की? सभा में सन्नाटा छा गया। एक व्यक्ति बोला, डर के बिना लोग नहीं मानते। बीरबल मुस्कुराया, तो फिर आपने अब तक जो परिवर्तन देखा है वो किस डर से आया? उस व्यक्ति के पास उत्तर नहीं था। बीरबल आगे बोला, जहां डर होता है वहां आज्ञा होती है, जहां समझ होती है वहां सहभागिता होती है। आज आप तय करें कि आपको आज्ञाकारी लोग चाहिए या जिम्मेदार लोग। ये शब्द सभा में गूंजने लगे।
अकबर ने उसी क्षण समझ लिया कि ये विचार अब केवल उनका या बीरबल का नहीं रहा। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सभा के कुछ दिन बाद राज्य के एक दूरस्थ क्षेत्र से शिकायतें आने लगीं। वहां के कुछ अधिकारी पुरानी व्यवस्था लौटाना चाहते थे। वे लोगों पर दबाव डाल रहे थे। ये पहला वास्तविक संकट था। अकबर ने कोई सैनिक नहीं भेजा, उन्होंने बीरबल को भेजा। बीरबल अकेला गया, न कोई अधिकार पत्र, न कोई शाही निशान। उसने उस क्षेत्र में पहुंचकर सबसे पहले लोगों से मिलना शुरू किया। वह उनके घरों में गया, उनके साथ बैठा, उनके दुख सुने। लोगों ने कहा, हमें डराया जा रहा है कि ये नई सोच बादशाह की नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सोच आपकी नहीं होती तो क्या ये टिक पाती? धीरे धीरे लोगों में साहस आया। उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। अधिकारियों को जवाब देने पड़े। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी हिंसा के पुरानी जबरदस्ती कमजोर पड़ने लगी। जब बीरबल वापस लौटा, अकबर ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपना, लोग बोलने लगे हैं। अकबर समझ गए, यही सबसे बड़ी जीत थी। इसी बीच अकबर के मन में एक और विचार जन्म ले चुका था। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल अब केवल एक बुद्धिमान दरबारी नहीं रहा, वो इस सोच का वाहक बन चुका था। और हर वाहक को एक दिन अलग हो जाना होता है ताकि विचार स्वयं चल सके। एक शाम अकबर और बीरबल साथ बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर कल मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो क्या ये सोच रुक जाएगी? बीरबल ने बिना झिझक कहा, नहीं जहांपना, अगर रुक जाए तो समझिए मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, यही उत्तर मुझे सुनना था। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने फिर उसी आम के बीज को देखा जिसे अब उन्होंने एक छोटे से पात्र में सुरक्षित रखा था। बीज अब सूख चुका था, पर उसमें संभावना थी। उन्होंने मन ही मन कहा, शासन का उद्देश्य स्मारक छोड़ना नहीं, सोच छोड़ना है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां बीरबल की भूमिका धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाने लगी और लोगों की भूमिका केंद्र में आने लगी। बीरबल की भूमिका धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जा रही थी, पर उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। अब वो केवल दरबार का बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, बल्कि लोगों के मन में एक विचार बन चुका था। लोग उसका नाम न भी लें, फिर भी उसकी सोच उनके निर्णयों में दिखाई देने लगी थी। यही वो क्षण था जब किसी भी परिवर्तन की असली कसौटी शुरू होती है। अकबर ये भली भांति समझते थे। उन्होंने इतिहास, शासन और मानव स्वभाव तीनों को नज़दीक से देखा था। वे जानते थे कि जब कोई विचार फैलता है तो उसके साथ भ्रम भी फैलता है, और उसी भ्रम में से अवसरवादी लोग जन्म लेते हैं। अब राज्य एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां सही और गलत का अंतर तलवार से नहीं, विवेक से तय होना था। इसी समय राज्य के कई हिस्सों से अजीब अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। कुछ लोग मूल्य और विश्वास की बातें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। वे कहते, हम तो भावना से काम कर रहे हैं, पर भीतर ही भीतर लाभ बटोरते। ये नई चुनौती थी, विचार का विकृत रूप। अकबर ने यह सब देखा, पर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने बीरबल को भी नहीं बुलाया। ये जानबूझकर किया गया मौन था। वे देखना चाहते थे कि बिना किसी मार्गदर्शक के लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ समय बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। नगर के एक प्रमुख बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच तनाव बढ़ गया। व्यापारी कहने लगे कि वे भावनात्मक मूल्य जोड़कर कीमत तय कर रहे हैं, जबकि ग्राहक इसे छल मानने लगे। बात बढ़ती गई और अंततः मामला दरबार तक पहुंचा। ये पहली बार था जब अकबर ने इस नए विचार को सीधे संकट में घिरा देखा। दरबार भरा हुआ था। वातावरण में वही पुराना भय नहीं था, पर अनिश्चितता थी। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। सब जानना चाहते थे, अब क्या होगा? क्या पुराने नियम लौटेंगे? क्या कठोर आदेश जारी होंगे? अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैं आज कोई फैसला नहीं दूंगा। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने आगे कहा, आज ये विवाद तुम स्वयं सुलझाओगे। ये सुनकर व्यापारी और ग्राहक दोनों घबरा गए। वे फैसले के आदी थे, जिम्मेदारी के नहीं। तभी अकबर ने एक नाम लिया, बीरबल। बीरबल आगे आया, पर इस बार उसका स्थान अलग था। वो न न्यायाधीश था, न निर्णायक। वो केवल एक प्रश्न करता था। बीरबल ने सबसे पहला प्रश्न व्यापारी से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भावना जोड़कर मूल्य तय कर रहे हो। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारी भावना में ईमानदारी कितनी है? व्यापारी चुप हो गया। फिर उसने ग्राहक से पूछा, और तुम, क्या तुम हर मूल्य को केवल लाभ के तराजू पर तौलते हो, या कभी उस पर विश्वास भी रखते हो? ग्राहक भी चुप हो गया।
बीरबल ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। उसने बस इतना कहा, जब विचार नया होता है तो उसका दुरुपयोग भी नया होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि विचार गलत है। इसका अर्थ ये है कि हमें उसे समझने में और गहराई चाहिए। अकबर ने पहली बार हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, आज से राज्य में एक बात स्पष्ट रहेगी, भावना के नाम पर छल नहीं चलेगा और नियम के नाम पर अमानवीयता नहीं। ये कोई लिखित आदेश नहीं था, पर लोगों के मन में अंकित हो गया। उस दिन के बाद राज्य में एक और बदलाव दिखने लगा। लोग अब केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व की बात करने लगे। व्यापारी अपने व्यवहार पर स्वयं नजर रखने लगे। ग्राहक भी समझने लगे कि सस्ता हमेशा सही नहीं होता। पर यह सब सहज नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये नई जिम्मेदारी बोझ लगने लगी। वे पुराने समय को याद करने लगे, जहां आदेश साफ थे और सोचने की जरूरत कम थी। इन्हीं लोगों में से कुछ ने एक गुप्त समूह बनाया। उनका उद्देश्य था इस विचार को कमजोर करना, बिना खुले विरोध के। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। कहा जाने लगा कि बीरबल राज्य को भ्रम में डाल रहा है। कहा जाने लगा कि बादशाह नरम पड़ गए हैं। ये जहर धीरे धीरे फैलने लगा। अकबर को इसकी जानकारी थी, पर इस बार उन्होंने बीरबल को आगे नहीं किया। उन्होंने स्वयं पीछे हटना चुना। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक निर्णयों से दूरी बनाएंगे। ये सुनकर पूरा राज्य हिल गया। लोगों को लगा, अब क्या होगा? क्या ये प्रयोग असफल हो गया? बीरबल भी इस निर्णय से चकित था। उसने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि लोग बिना हमारे सहारे खड़े हों। बीरबल ने कहा, पर जहांपनाह, अगर वे गिर पड़े तो? अकबर ने उत्तर दिया, तो गिरकर उठना भी सीखेंगे। यही तो स्वतंत्र सोच है। ये सबसे कठिन चरण था, नियंत्रण छोड़ने का। आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर अव्यवस्था हुई। कहीं लोग भ्रमित हुए, कहीं गलत निर्णय हुए। पर पहली बार लोगों ने किसी आदेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने आपस में बैठकर बात की, समाधान खोजे। कई जगह असफलता भी मिली, पर उससे सीख भी मिली। धीरे धीरे वही लोग जो अफवाहें फैला रहे थे अलग थलग पढ़ने लगे, क्योंकि अब लोग प्रश्न पूछने लगे थे, तुम ये क्यों कह रहे हो? ये प्रश्न ही उस विचार की जीत थी। बीरबल इस सब को दूर से देख रहा था। वो अब मंच पर नहीं था, पर कहानी में था। उसे पहली बार लगा कि उसकी उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण उसकी अनुपस्थिति हो गई है। एक शाम वो अकेले बैठा था। उसके सामने वही साधारण आम रखा था, जो अब सूख कर लगभग बीज बन चुका था। उसने उसे हाथ में लिया और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा इसी आम के भीतर समाई हुई है। उसी समय अकबर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये सब बहुत आगे निकल गया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, विचार को अगर आगे ना जाने दिया जाए तो वो विचार नहीं, नियम बन जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम संतुष्ट हो? बीरबल ने कहा, मैं तब संतुष्ट होऊंगा जब लोग मेरा नाम भूल जाएं, पर ये सोच ना भूलें। अकबर ने पहली बार स्वीकार किया कि यही किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता होती है। उस रात अकबर ने दरबार के सभी औपचारिक प्रतीक हटवा दिए। उन्होंने कहा, अब से सम्मान पद से नहीं, आचरण से मिलेगा। ये निर्णय किसी घोषणा में नहीं लिखा गया, पर लोगों ने उसे जीना शुरू कर दिया। और इसी के साथ एक बात साफ हो गई। 1 करोड़ का आम अब केवल कहानी नहीं था, वो एक परंपरा बन चुका था। एक ऐसी परंपरा जहां मूल्य संख्या से नहीं, समझ से तय होता है। समय अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां परिवर्तन को दिशा नहीं, पहचान चाहिए थी। अब तक जो कुछ हुआ था वो स्वाभाविक प्रवाह जैसा था, कभी तेज, कभी धीमा, पर आगे की ओर। पर हर नदी को एक दिन ये तय करना पड़ता है कि वो मैदानों में बहेगी या किसी नई कहारा में मुड़ जाएगी। राज्य भी उसी प्रश्न के सामने खड़ा था। अकबर ने स्वयं को सचमुच पीछे कर लिया था। वे निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे। दरबार अब भी लगता था, पर उसका स्वर बदल चुका था। पहले जहां प्रश्न आदेश के लिए पूछे जाते थे, अब उत्तर खोजने के लिए पूछे जाने लगे थे। ये बदलाव भीतर से था, पर इसी कारण सबसे कठिन भी। बीरबल अब बहुत कम बोलता था, वो अधिक सुनता था। लोग उसके पास सलाह लेने आते, पर वो सीधा समाधान नहीं देता। वो उल्टा प्रश्न पूछ देता, तुम क्या सोचते हो? पहले ये प्रश्न लोगों को असहज करता था, अब यही उन्हें मजबूत बना रहा था। इसी बीच राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे विचार को अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। एक बड़े क्षेत्र में लगातार 2 मौसम खराब रहे। फसल कम हुई, अनाज की कमी होने लगी। ये कोई आपदा नहीं थी, पर स्थिति गंभीर थी। पुराने समय में ऐसे हालात में लोग तुरंत बादशाह की ओर देखते थे।
कर माफी, अनाज वितरण, कड़े आदेश। पर अब अकबर ने कोई फरमान जारी नहीं किया। लोगों में बेचैनी फैलने लगी। कुछ ने कहा ये नई सोच हमें भूखा मार देगी। कुछ ने कहा अब समझ आया क्यों नियम जरूरी होते हैं। अफवाहें फिर सिर उठाने लगी। ये वही क्षण था जहां डर पुराने रास्ते की ओर खींचता है। बीरबल को यह सब दिख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था अगर इस बार वो आगे आया तो ये सोच उसकी नहीं रहेगी, बल्कि फिर किसी एक व्यक्ति की बन जाएगी। कुछ दिनों बाद उस क्षेत्र के लोग स्वयं एकत्र हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। किसान, व्यापारी, कारीगर सब साथ बैठे। कोई मंच नहीं था, कोई नेता नहीं था, केवल एक साझा चिंता थी। पहले बहुत भ्रम रहा। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ देर तक लगा कि सब बिखर जाएगा। तभी एक वृद्ध किसान बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा, हमने हमेशा ऊपर देखा है, आज पहली बार नीचे देख ले, एक दूसरे की ओर। ये वाक्य जैसे वातावरण में ठहर गया। धीरे धीरे बातें बदली। किसी ने कहा, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। किसी ने कहा, मेरे पास श्रम है। किसी ने कहा, मेरे पास समय है। पहली बार मूल्य मुद्रा में नहीं, योगदान में गिना जा रहा था। यह समाचार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। अकबर तक भी पहुंचा। उन्होंने किसी को शाबाशी नहीं दी, कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, देखो। बीरबल उनके पास बैठा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या यही वो क्षण है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वो क्षण है जब विचार अपनी परीक्षा खुद पास करता है। पर हर कहानी में एक छाया भी होती है। उसी संकट को देखकर कुछ अवसरवादी लोग फिर सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा, देखो, लोग खुद में उलझ गए हैं, यही मौका है पुरानी शक्ति लौटाने का। उन्होंने कुछ स्थानों पर भय फैलाने की कोशिश की। भंडारण, जमाखोरी, झूठी खबरें। ये टकराव अब स्पष्ट था। साझेदारी बनाम नियंत्रण। अकबर ने इस बार भी सैनिक नहीं भेजे। उन्होंने बीरबल को भी नहीं भेजा। उन्होंने बस इतना कहा, अगर ये सोच सच में जीवित है तो ये खुद अपना बचाव करेगी। कुछ स्थानों पर हालात बिगड़े, लोग भ्रमित हुए, पर इस बार फर्क ये था, वे भागे नहीं। उन्होंने प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न सुनते ही कई जमाखोर पीछे हट गए, क्योंकि वे जवाब के आदी नहीं थे। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। वो संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर उसने लोगों को बदल दिया। अब वे जानते थे कि समस्या आने पर देखने की दिशा कहाँ रखनी है। बीरबल ने एक दिन उस क्षेत्र का दौरा किया, बिना पहचान, बिना किसी परिचय के। उसने देखा कि लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं, पर उनके चेहरे पर वो पुरानी लाचारी नहीं थी। वहां एक दृढ़ता थी। एक युवक ने उससे कहा, हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत, पर ये हमारा है। ये वाक्य बीरबल के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। वो लौटकर अकबर के पास गया। अकबर ने पूछा, क्या देखा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने वो देखा जो किसी आदेश से नहीं आता। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो अब मेरा काम क्या बचा? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद अब आपका काम सबसे कठिन है, कुछ न करना। अकबर मुस्कुराए। ये मुस्कान एक शासक की नहीं, एक साधक की थी। उसी रात अकबर ने वही पुराना आम देखा जिसकी यात्रा से ये सब शुरू हुआ था। अब वो पूरी तरह सूख चुका था। उन्होंने उसे हाथ में लिया और धीरे से तोड़ दिया। भीतर से केवल बीज निकले। उन्होंने बीज को मिट्टी में रख दिया। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं था, बस एक बीज और एक विश्वास। बीरबल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब कहानी हमारे हाथ में नहीं है। बीज मिट्टी में दब चुका था। ऊपर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला था। जमीन वही थी, रात वही थी, हवा वही चल रही थी, पर भीतर कुछ घट चुका था। जैसे ही बीज ने मिट्टी का स्पर्श स्वीकार किया, कहानी ने भी एक नई अवस्था में प्रवेश कर लिया। अब ये ना अकबर की कहानी थी, ना बीरबल की। ये उस सोच की कहानी बन चुकी थी जो बिना नाम के जीना सीख चुकी थी। अकबर ने अगले कई दिनों तक किसी सार्वजनिक निर्णय में भाग नहीं लिया। वे दरबार में आते थे, पर सुनने वाले की तरह। लोग अब भी उनकी ओर देखते थे, पर पहले जैसी उम्मीद से नहीं। अब उनकी निगाहों में जिम्मेदारी की झलक होती थी। वे जान चुके थे कि हर प्रश्न का उत्तर ऊपर से नहीं आएगा। बीरबल ने भी स्वयं को और पीछे कर लिया।
वे नगर में निकलता पर किसी को ये नहीं बताता कि वो कौन है। कभी वो किसी सराय में बैठकर यात्रियों की बातें सुनता, कभी किसी खेत की मेड़ पर बैठकर किसानों के साथ रोटी खाता। वे देख रहा था कि लोग अब शब्दों का नहीं, अर्थों का प्रयोग करने लगे हैं। पर हर परिवर्तन के साथ एक गहरी थकान भी आती है। कुछ महीनों के भीतर लोगों के मन में ये प्रश्न उठने लगा, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा? स्वतंत्र सोच का बोझ कई बार स्वतंत्रता से भारी लगने लगता है। यही वो क्षण होता है जब लोग फिर से किसी सरल आदेश, किसी स्पष्ट दिशा की मांग करने लगते हैं। ये थकान सबसे पहले युवाओं में दिखी। वे प्रश्न पूछना जानते थे पर उत्तर गढ़ने में हिचक रहे थे। वे कहते, हमें रास्ता दिखाइए। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये मार्गदर्शन की पुकार थी। ये बात अकबर तक पहुंची। अकबर ने पहली बार लंबे समय बाद बीरबल को औपचारिक रूप से बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे। बीच में कोई प्रतीक नहीं था, कोई आम नहीं, कोई बीज नहीं। अकबर ने कहा, लोग थक रहे हैं। बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपना, क्योंकि अब वे चल रहे हैं। जो खड़ा रहता है वो नहीं थकता। अकबर ने गहरी सांस ली, तो क्या हमने उनसे ज्यादा उम्मीद कर ली? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, हमने बस उन्हें वो दे दिया जिसकी आदत नहीं थी, स्वतंत्रता। कुछ देर तक मौन रहा। अकबर ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, अब समय है कहानी बदलने का। अकबर ने उसकी ओर देखा, कैसी कहानी? बीरबल बोला, अब तक कहानी मूल्य की थी, अब कहानी उद्देश्य की होनी चाहिए। अकबर समझ गए, मूल्य बताता है कि चीज कितनी महंगी है, पर उद्देश्य बताता है कि वो क्यों जरूरी है। अगले दिन कोई आदेश नहीं निकला, कोई घोषणा नहीं हुई, पर नगर में एक नई बात फैलने लगी। लोगों से ये पूछा जाने लगा कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कारीगर से पूछा गया, तुम ये काम क्यों करते हो? उसने कहा, जीविका के लिए। फिर पूछा गया, इसके अलावा? वो चुप हो गया। यही प्रश्न हर जगह पूछा गया। धीरे धीरे लोग उत्तर खोजने लगे। कुछ ने कहा सम्मान के लिए, कुछ ने कहा सीख के लिए, कुछ ने कहा क्योंकि उनके बिना समाज अधूरा होगा। ये खोज आसान नहीं थी। कई लोग उलझे, कुछ ने काम छोड़ दिए, कुछ ने नए काम शुरू किए। ये अव्यवस्था भी थी और विकास भी। पर इसी बीच एक घटना घटी जिसने सबको झकझोर दिया। राज्य के एक हिस्से में युवाओं का एक समूह एकत्र हुआ। वे ना तो विरोध कर रहे थे, ना मांग। वे बस कह रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये पहली बार था जब भ्रम को इतनी ईमानदारी से स्वीकार किया गया। अकबर ने यह सुना और चौंक गए। पुराने समय में ऐसे समूह को या तो दबा दिया जाता या भटका हुआ कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता, पर अब समय बदल चुका था। अकबर स्वयं वहां गए, बिना किसी शाही ठाट के। युवाओं ने उन्हें पहचाना पर डर नहीं दिखाया। उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा, अगर हमें स्वयं रास्ता चुनना है तो फिर मार्गदर्शक की क्या जरूरत? अकबर ने पहली बार उत्तर देने से पहले सोचा, फिर बोले, मार्गदर्शक रास्ता नहीं देता, दिशा देता है। एक युवक ने पूछा, और दिशा कौन तय करता है? अकबर ने कहा, वो प्रश्न जिसे तुम टालते हो। ये उत्तर सरल नहीं था पर सच्चा था। बीरबल दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि अब अकबर भी उसी भाषा में बोलने लगे हैं जो कभी केवल उसकी थी। पर कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। कुछ पुराने दरबारी जो अब तक शांत थे, उन्होंने इसे कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि ये सही समय है सत्ता को फिर से कठोर बनाने का। उन्होंने कुछ स्थानों पर यह प्रचार करना शुरू किया कि ये सब भ्रम फैलाने का खेल है और राज्य दिशा खो रहा है। ये सबसे खतरनाक चरण था जब परिवर्तन को असफलता कहा जाने लगता है। इस बार प्रतिक्रिया अलग थी। लोगों ने पूछा, दिशा क्या होती है? उन्होंने पूछा, किसने तय किया कि ये भ्रम है? उन्होंने पूछा, अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित हैं? ये प्रश्न किसी आंदोलन से नहीं, जीवन से निकले थे। कुछ स्थानों पर टकराव हुआ, शब्दों के, विचारों के, पर तलवारें नहीं उठीं। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। अकबर ने एक रात बीरबल से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। बीरबल ने पूछा, किस बात का? अकबर ने कहा कि ये सब बिखर जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, जो बिखर सकता है वो पहले से जुड़ा ही नहीं था। उस रात अकबर ने फिर उस जगह को देखा जहां बीज बोया गया था। वहां अब मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। कोई अंकुर नहीं दिख रहा था, पर संकेत था। अकबर ने धीमे से कहा,
शायद हम उसे देख नहीं पाएंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, हर पेड़ अपने बोने वाले के लिए नहीं उगता। यही इस भाग की आत्मा थी। अब कहानी किसी समाधान की ओर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि स्वीकार की ओर बढ़ रही थी कि हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता और हर उत्तर स्थायी नहीं होता। अंकुर अभी दिखाई नहीं दे रहा था, पर मिट्टी के भीतर कुछ जाग चुका था। यही वो अवस्था थी जहां सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। बीज बो देने के बाद किसान सबसे असहाय होता है। न वो बीज को खींचकर बड़ा कर सकता है, न मिट्टी को आदेश दे सकता है। वो केवल प्रतीक्षा कर सकता है। राज्य भी उसी प्रतीक्षा के दौर में प्रवेश कर चुका था। अकबर अब स्वयं को शासक से अधिक एक साक्षी के रूप में देखने लगे थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अब हर हलचल का केंद्र वे नहीं है। पहले ये विचार उन्हें असहज करता था, पर अब वही उन्हें शांति देता था। वे जानते थे कि अगर सब कुछ उनके बिना चल रहा है तो वही सबसे बड़ी सफलता है। बीरबल भी भीतर से बदल चुका था। पहले वो प्रश्नों का उत्तर खोजने वाला था, अब वो उत्तरों को चुपचाप परखने वाला बन गया था। कई बार लोग उसके पास आते और कहते, आप कुछ कहिए। बीरबल बस इतना कहता, मैं सुन रहा हूं। और कई बार यही सुनना कहने से अधिक असरदार हो जाता। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। जैसे जैसे लोग अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, वैसे वैसे मतभेद भी बढ़ने लगे। पहले मतभेद दबे रहते थे, अब सामने आने लगे थे। ये स्वाभाविक था, पर असुविधाजनक भी। राज्य के एक बड़े नगर में दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। कारण कोई बड़ा नहीं था, बस संसाधनों के उपयोग को लेकर मतभेद था। पुराने समय में ये मामला तुरंत ऊपर भेज दिया जाता और आदेश से सुलझा दिया जाता, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क लेकर खड़े हो गए। एक कहता ये हमारा अधिकार है, दूसरा कहता ये हमारा हिस्सा है। बात बढ़ती गई, भीड़ इकट्ठा होने लगी, वातावरण भारी होने लगा। ये पहला अवसर था जब लोगों ने स्वयं महसूस किया कि स्वतंत्रता के साथ टकराव भी आता है। ये खबर अकबर तक पहुंची। दरबार में सबकी निगाहें उन पर थीं। कुछ लोग चाहते थे कि बादशाह हस्तक्षेप करें, कड़ा आदेश दें और सब शांत हो जाए। कुछ लोग चुप थे, वे देखना चाहते थे कि अब क्या होता है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाया, मानो कह रहा हो अब भी नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, कोई आदेश नहीं जाएगा। दरबार में खलबली मच गई, पर अकबर अडिग रहे। उधर नगर में स्थिति गंभीर होती जा रही थी। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी एक अजीब बात हुई। भीड़ के बीच से एक स्त्री आगे आई। वो किसी पद पर नहीं थी, न किसी समूह की नेता। उसने बस इतना कहा, हम यहां जीतने आए हैं या जीने? ये प्रश्न जैसे हवा में ठहर गया। लोग चुप हो गए। स्त्री ने आगे कहा, अगर आज हम एक दूसरे को हराने में सफल हो भी गए तो कल किसके साथ रहेंगे? ये कोई तर्क नहीं था, ये अनुभव था। धीरे धीरे लोग बैठने लगे, आवाजें धीमी होने लगी। पहली बार दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सुना। बात रात तक चली। समाधान तुरंत नहीं निकला, पर हिंसा टल गई। अगले दिन फिर चर्चा हुई, फिर उसके अगले दिन भी। कई दिन लगे। अंततः एक ऐसा समझौता निकला जिससे कोई पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, पर कोई पूरी तरह हार भी नहीं रहा था। ये वही समाधान था जो टिकता है। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में नमी थी। बीरबल ने पूछा, क्या सोच रहे हैं जहांपनाह? अकबर ने उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने आदेश दिया होता तो ये झगड़ा एक दिन में समाप्त हो जाता, पर यह समझ शायद कभी पैदा ना होती। बीरबल ने सिर हिलाया, आदेश समय बजाता है, समझ भविष्य। पर इस घटना का दूसरा पक्ष भी था। कुछ लोग इस धीमी प्रक्रिया से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि राज्य कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहना शुरू किया, देखो अब फैसले लेने में कितनी देर लगती है, पहले ऐसा नहीं था। ये वही लोग थे जिन्हें निश्चितता प्रिय थी, चाहे वो ऊपर से थोपी गई हो। उन्होंने फिर से पुराने विचारों को हवा देना शुरू किया। उन्होंने कहा, राज्य को दिशा चाहिए, बहस नहीं। ये वाक्य धीरे धीरे फैलने लगा। अकबर ने इसे सुना। वे जानते थे कि ये विचार खतरनाक है, क्योंकि ये सरल लगता है। उन्होंने पहली बार स्वयं लोगों से बात करने का निश्चय किया, पर यह कोई सभा नहीं थी, न मंच न घोषणा। वे बस अलग अलग जगह गए, कभी बाजार में, कभी खेतों में, कभी सरायों में। वे सुनते रहे। एक स्थान पर किसी ने उनसे कहा,
हमें पहले जैसा स्पष्ट शासन चाहिए। अकबर ने पूछा, स्पष्ट किसके लिए? वो व्यक्ति चुप हो गया। अकबर ने आगे कहा, जो स्पष्टता प्रश्नों को खत्म कर दे वो सुविधा है, समाधान नहीं। ये वाक्य कई लोगों ने सुना, कई ने नहीं, पर जिन तक पहुंचा उनके भीतर कुछ हिला। इसी बीच बीरबल ने एक काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने दरबार आना लगभग बंद कर दिया। लोग हैरान हो गए। कुछ ने कहा अब तो सब खत्म, कुछ ने कहा यही सही समय है। अकबर ने भी उसे नहीं रोका। एक दिन अकबर ने स्वयं बीरबल को खोजा। वो उसे एक छोटे से गांव में मिला, बच्चों के बीच बैठा हुआ। वे बच्चे मिट्टी में कुछ उगा रहे थे, छोटे छोटे पौधे। अकबर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, देख रहा हूं कि अगली पीढ़ी क्या सीख रही है। अकबर ने देखा, बच्चे आपस में झगड़ भी रहे थे, फिर मिल भी रहे थे। कोई उन्हें आदेश नहीं दे रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पना, अगर ये सोच यहां जीवित है तो बाकी जगहों पर उसके लिए समय भर है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, वे बस देखते रहे। उसी शाम पहली बार अकबर ने मन ही मन स्वीकार किया कि ये यात्रा अब उनके नियंत्रण से बाहर है, और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। रात को उन्होंने उसी स्थान को देखा जहां बीज बोया गया था। इस बार मिट्टी को चीरकर एक बहुत ही नन्हा अंकुर बाहर आया हुआ था, बहुत छोटा, बहुत नाजुक। अकबर देर तक उसे देखते रहे। उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने बस कहा, अब इसे बचाना नहीं, जीने देना है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर नया दिन उत्तर नहीं, प्रश्न लेकर आता था। और लोग अब उन प्रश्नों से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था यही जीवन है और यही मूल्य का असली रूप। अंकुर अब दिखाई देने लगा था, पर वही अंकुर सबसे अधिक जोखिम में होता है। हल्की सी ठोकर, तेज हवा या किसी का अनजाने में रखा गया कदम, सब कुछ उसे समाप्त कर सकता है। यही अवस्था अब राज्य की भी थी। परिवर्तन दिखने लगा था, पर उसी के साथ भय भी गहराने लगा था, क्योंकि जब कुछ दिखाई देने लगता है तभी उसे नष्ट करने की इच्छा भी जन्म लेती है। अकबर इस सच्चाई को समझते थे। वे जानते थे कि अब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। वे लोग जो खुले विरोध में कभी नहीं आए, जो चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे, अब सक्रिय होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर अभी नियंत्रण नहीं लिया गया तो ये नई सोच स्थायी हो जाएगी और तब पुरानी शक्ति लौटना कठिन हो जाएगा। राज्य के कुछ प्रभावशाली वर्गों में धीरे धीरे ये विचार फैलाया जाने लगा कि ये सब अव्यवस्था है। कहा जाने लगा कि लोग बहुत अधिक सोचने लगे हैं, बहुत अधिक प्रश्न पूछने लगे हैं। कहा जाने लगा कि इससे व्यापार धीमा हो रहा है, निर्णय कमजोर हो रहे हैं और शासन की साख घट रही है। ये बातें साधारण लोगों के मन में भी प्रवेश करने लगीं। उन्हें लगा कि शायद वे ही गलत हैं, शायद प्रश्न पूछना ही समस्या है। यही भ्रम सबसे खतरनाक होता है, जब व्यक्ति अपने ही विवेक पर संदेह करने लगे। बीरबल ये सब देख रहा था। वो अब कहीं सामने नहीं था, पर उसकी दृष्टि हर जगह थी। वो जानता था कि ये वो क्षण है जहां शब्दों से अधिक मौन काम करता है। अगर वो अब आगे आया तो लोग फिर से उसी पर निर्भर हो जाएंगे, और यही वो नहीं चाहता था। इसी समय राज्य में एक और घटना घटी। एक प्रतिष्ठित अधिकारी पर आरोप लगे कि उसने नई सोच का सहारा लेकर अपने लाभ के लिए निर्णय लिए। उसने कहा था कि वो लोगों की भावना का सम्मान कर रहा है, पर वास्तव में उसने कुछ लोगों को लाभ और कुछ को हानि पहुंचाई थी। मामला बड़ा था, लोग क्रोधित थे। उन्हें लगा कि यही इस नई व्यवस्था का असली चेहरा है। दरबार में भारी तनाव था। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। ये वो क्षण था जहां एक कठोर निर्णय इस पूरी यात्रा को समाप्त कर सकता था। अकबर ने अधिकारी को बुलाया। उसने अपने पक्ष में बहुत कुछ कहा, भावना, परिस्थिति, दबाव, सब कुछ। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने किसी से ये पूछा कि वे क्या चाहते हैं? अधिकारी चुप हो गया। अकबर ने आगे पूछा, और क्या तुमने ये भी पूछा कि इसका परिणाम क्या होगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर ने उसे तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, तुमने विचार का उपयोग नहीं किया, उसका उपयोग करके छुप गए। ये वाक्य दरबार में गूंज उठा। फिर अकबर ने सबसे कठिन काम किया। उन्होंने इस मामले का निर्णय जनता के सामने रखा। ये पहले कभी नहीं हुआ था। लोग घबरा गए। वे बोले, हम कैसे तय करेंगे? अकबर ने कहा, जैसे तुम रोज तय करते हो, सुनकर, समझकर और जिम्मेदारी लेकर। कई दिन तक चर्चा चली। लोग एक दूसरे से असहमत हुए, फिर सहमत हुए, फिर बदले।
अंततः निर्णय निकला। अधिकारी को पद से हटाया गया, पर अपमानित नहीं किया गया। उसे गलती समझने का अवसर दिया गया। ये निर्णय न तो सबसे तेज था, न सबसे कठोर, पर यह सबसे गहरा था। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यह कमजोरी है, पर अधिकतर लोगों ने पहली बार महसूस किया कि न्याय कोई दूर बैठा हुआ विचार नहीं, बल्कि साझा उत्तरदायित्व है। इस घटना के बाद भ्रम की धुंध कुछ हद तक छटी। लोगों को समझ आने लगा कि समस्या विचार में नहीं, उसके दुरुपयोग में थी। पर संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। अब विरोध का स्वर बदल गया। पहले कहा जाता था कि ये सोच अव्यवस्था लाएगी। अब कहा जाने लगा कि ये सोच बहुत कठिन है, कि हर व्यक्ति इतना सोचने के लिए बना ही नहीं होता। ये बात कई लोगों को सच लगने लगी, क्योंकि स्वतंत्र सोच थकाती है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, कभी कभी मुझे लगता है हमने लोगों से बहुत अधिक अपेक्षा कर ली। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना अपेक्षा नहीं, भरोसा किया है, और भरोसा हमेशा जोखिम होता है। अकबर चुप हो गए। इसी बीच अकबर की तबीयत कुछ कमजोर रहने लगी। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, पर उम्र अपना असर दिखा रही थी। ये खबर फैलते ही लोगों में बेचैनी बढ़ गई। फिर वही पुराना डर सिर उठाने लगा। अगर वे ना रहे तो क्या होगा? यही वो प्रश्न था जिसे अकबर स्वयं भी टालते आ रहे थे। एक शाम उन्होंने बीरबल को बुलाया। बहुत समय बाद दोनों अकेले बैठे। अकबर ने कहा, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या ये सब बिखर जाएगा? बीरबल ने बिना हिचक कहा, अगर बिखर जाए तो समझिए ये अभी तैयार नहीं था। अकबर मुस्कुराए, और अगर न बिखरे तो समझिए आपने इतिहास नहीं, भविष्य दिया है। ये उत्तर अकबर के लिए पर्याप्त था। अकबर ने उसी रात एक निर्णय लिया। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, कोई नई व्यवस्था घोषित नहीं की। उन्होंने बस कुछ पुराने दस्तावेजों को हटवाया, वे दस्तावेज जो लोगों को निर्णय से दूर रखते थे। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, पर गहरा। कुछ लोग घबराए, कुछ खुश हुए, पर अब ये सब अकबर के हाथ में नहीं था। अगले दिनों में अकबर और बीरबल बहुत कम मिले। दोनों जानते थे कि ये दूरी आवश्यक है। जब कोई विचार परिपक्व होता है तो उसके जनक को पीछे हटना ही पड़ता है। एक सुबह अकबर ने उस स्थान को देखा जहां अंकुर निकला था। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। पत्तियां अभी कोमल थीं, पर सीधी थीं। अकबर ने मन ही मन कहा, अब मैं इसे पहचानता भी नहीं, और यही सही है। बीरबल दूर खड़ा था। उसने ये दृश्य देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गहरी शांति आई। उसे लगा अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। वो चरण जहां नाम, पद और व्यक्ति धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं और केवल अर्थ बचता है। अब आगे केवल एक प्रश्न शेष है। जब बोने वाला पीछे हट जाए और पौधा स्वयं खड़ा हो जाए, तो क्या हम उसे अब भी उसी कहानी का हिस्सा कहेंगे या उसे अपनी कहानी लिखने देंगे? अगला भाग उसी उत्तर की ओर बढ़ेगा। समय किसी घोषणा के साथ नहीं आता, वो चुपचाप चलता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तभी समझ में आता है कि बहुत कुछ बदल चुका है। राज्य में भी यही हो रहा था। वो चुनौती जो कभी एक आम से शुरू हुई थी, अब आम नहीं रही थी। वो अब मूल्य, विश्वास और जिम्मेदारी की कसौटी बन चुकी थी। अकबर अब पहले जैसे सक्रिय नहीं दिखते थे। वे दरबार में आते, पर अधिकतर सुनते। पहले जहां एक एक शब्द से दिशा तय होती थी, अब मौन से निर्णय निकलने लगे थे। लोग ये बदलाव महसूस कर रहे थे, पर उसका नाम नहीं जानते थे। बीरबल भी अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। न उसकी हंसी पहले जैसी गूंजती थी, न उसके उत्तर तुरंत आते थे। वो अक्सर प्रश्न सुनकर रुक जाता, जैसे शब्दों को नहीं, समय को परख रहा हो। और वो आम अब भी मौजूद था। वो आम किसी थाल में सजा हुआ नहीं था, न किसी कोने में छिपाया गया था। वो बस था, एक साधारण आम, जिसकी कहानी असाधारण हो चुकी थी। लोगों ने उसे देखा, छुआ, परखा, पर खरीदा नहीं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कोई 1 करोड़ देगा या नहीं। सवाल ये था कि क्या कोई अब भी उसे केवल आम समझता है। राज्य में एक दिन अफवाह फैली कि कुछ व्यापारी मिलकर वो आम खरीदने वाले हैं। कहा गया कि वे धन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि चुनौती पूरी हो जाए और ये अध्याय बंद हो। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने राहत की सांस ली, अच्छा है, ये तमाशा खत्म होगा। कुछ चिंतित हुए, अगर ऐसे खत्म हुआ तो हमने क्या सीखा? अकबर को ये समाचार दिया गया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल इतना पूछा, किसने कहा? जब नाम बताए गए तो अकबर समझ गए कि ये प्रयास क्यों हो रहा है। ये अंत नहीं था, ये बचाव था। उसी शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया।
बहुत देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर अकबर ने कहा, अगर वे सच में 1 करोड़ देकर आम खरीद लें तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, तब चुनौती पूरी हो जाएगी, पर कहानी अधूरी रह जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली, और अगर हम मना कर दें तब लोग कहेंगे कि हम डर गए। अकबर मुस्कुराए, तो फिर रास्ता क्या है? बीरबल ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा, रास्ता ये है कि हम रास्ते से हट जाएं। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ये चुनौती अब आपकी या मेरी नहीं रही। अगर कोई आम को 1 करोड़ का मानता है तो उसे मानने दीजिए, और अगर नहीं मानता तो भी। निर्णय का अधिकार अब हमारे पास नहीं होना चाहिए। अकबर ने उसी क्षण एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अगले दिन दरबार लगा, पर वो दरबार जैसा नहीं था। कोई भव्यता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस लोग थे, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग सोच के। अकबर ने केवल इतना कहा, जिस किसी को लगता है कि ये आम 1 करोड़ का है वो इसे खरीद सकता है, पर एक शर्त है, ये निर्णय अकेले नहीं, सबके सामने लिया जाएगा और उसके कारण भी बताए जाएंगे। सन्नाटा छा गया। व्यापारी आगे आए। उन्होंने धन की बात की, प्रतिष्ठा की बात की, इतिहास में नाम लिखवाने की बात की। अकबर ने पूछा, क्या आप इसे इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये आम है, या इसलिए क्योंकि ये चुनौती है? व्यापारी चुप हो गए। एक साधारण व्यक्ति खड़ा हुआ। उसके पास ना धन था ना पद। उसने कहा, मेरे लिए ये आम 1 करोड़ का नहीं है, पर यह मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम चीजों का मूल्य कैसे तय करते हैं। एक विद्वान बोला, मेरे लिए ये आम 1 करोड़ का है क्योंकि इसने पूरे राज्य को प्रश्न करना सिखाया है। एक किसान बोला, मेरे लिए ये आम वही है जो हर साल पेड़ पर लगता है, पर अब मैं इसे पहले जैसा नहीं देख सकता। बहस चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः अकबर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा, ये आम अब बिकेगा नहीं। चारों ओर हलचल मच गई। अकबर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जो बिक सकता है उसका मूल्य तय हो सकता है, और जो मूल्य से ऊपर उठ जाए उसे खरीदा नहीं जाता, समझा जाता है। उन्होंने उस आम को किसी को नहीं सौंपा, न दरबार को न खजाने को। उसे एक साधारण स्थान पर रखवा दिया गया, जहां कोई भी आकर उसे देख सकता था पर खरीद नहीं सकता था। कुछ लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा, तो चुनौती अधूरी रह गई। अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, चुनौती पूरी हुई, क्योंकि यह कभी आम बेचने की नहीं थी, यह सोच बदलने की थी। बीरबल ने पहली बार सिर झुकाया। उस दिन के बाद राज्य में कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं निकली, पर धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वे चीजों को केवल कीमत से नहीं, प्रभाव से देखने लगे। निर्णय में जल्दबाजी कम हुई। प्रश्न पूछना अपमान नहीं, आवश्यकता माना जाने लगा। अकबर कुछ समय बाद सार्वजनिक जीवन से और पीछे हट गए। वे अब भी वहां थे, पर केंद्र में नहीं। बीरबल भी धीरे धीरे अदृश्य होने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। एक दिन अकबर ने उसी स्थान पर जाकर उस आम को देखा। वो अब सूख चुका था, रंग बदल गया था, आकार सिकुड़ गया था। अकबर मुस्कुराए। समय ने इसे भी नहीं छोड़ा। बीरबल, जो पीछे खड़ा था, बोला, पर इसका अर्थ अब समय पर निर्भर नहीं है। अकबर ने आखिरी बार उस आम को देखा और कहा, अब ये हमारी कहानी का हिस्सा नहीं, लोगों की स्मृति का हिस्सा है। कुछ समय बाद अकबर नहीं रहे। राज्य में शोक हुआ, पर भय नहीं, क्योंकि अब लोग जानते थे कि सब कुछ एक व्यक्ति पर नहीं टिका होता। और बीरबल, कहा जाता है कि वो कहीं चला गया। कुछ कहते हैं वो साधारण जीवन जीने लगा। कुछ कहते हैं वो हर उस प्रश्न में जीवित है जो बिना डर के पूछा जाता है। आम की कहानी धीरे धीरे कथा बन गई, फिर लोक कथा, फिर विचार, और शायद यही उसका 1 करोड़ था। न सिक्कों में, न खजाने में, बल्कि उस सोच में जो आज भी किसी न किसी रूप में लोगों को ये पूछने पर मजबूर करती है, किसी चीज की कीमत क्या होती है और उसका मूल्य क्या होना चाहिए। यहीं ये कहानी समाप्त हो